स्वागत है आप सभी का साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हिंदी साहित्य को समर्पित ये चैनल नेट जेआरएफ में जितना लाभदायी होने वाला है आपके लिए, शायद ही दूसरा चैनल होगा। देखिए, कंटेंट के साथ आपको फ्री नोट्स भी मिलेगा। इसकी पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जा रही है, तो आप जो इसकी पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए, बिना देर किए हम चीज़ों को देखते हैं। मैं उससे पहले एक बात बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी सवाल उठाए गए हैं, प्रश्न, ये सारे के सारे 2023, 2022, 21 सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर लिए गए हैं और इनमें उन्हीं तथ्यों को बताने की कोशिश की जा रही है जो कि 5-6 सालों से बार बार लगातार आ रहे हैं, और उन्हीं तथ्यों को हम बार बार रिविजिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारे प्रश्न जो हैं छूटे ना और हम सही प्रश्नों को कर सके। तो चलिए, हम उन तथ्यों को देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जिनसे प्रश्न बनने की संभावना जो होती है सबसे अधिक होती है। तो चलिए देखते हैं। जून 2024 के लिए आप जुड़े रहिए और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते रहिए। तो देखिए, रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ है अंग दर्पण। अंग दर्पण पूछा गया है कि अंग दर्पण जो है किसकी रचना है, तो रीतिकाल के जो कवि है रसलीन, उनकी जो कविता है या उनका जो रचना है वह है अंग दर्पण। देखिए, रचनाकार रसलीन है और इनका जो टाइम पीरियड है इसका 1737 में इस रचना को प्रकाशित हमने होते हुए इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1737 है। देखिए, नक्सिक वर्णन का ग्रंथ है और 180 दोहों का वर्णन है इसमें। और देखिए, रसलीन के बारे में देखते हैं। इनका जो जन्म है 1699 में हुआ, 1750 में इनका देहांत हो गया। रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। और अन्य ग्रंथ अगर हम देखें तो रस प्रबोध है 1741 ईस्वी की, और यमुना लहरी, यह भी पूछा गया है कि यमुना लहरी जो है क्या है, तो यमुना लहरी जो है ग्वाल की रचना है। 1822 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है और यह भी रीतिकाल के कवि हैं। देखिए, यमुना की स्तुति की गई है और नवरस एवं षड ऋतु का समावेश है। इसमें 9 रस और षड ऋतु, जो 6 ऋतुओं का वर्णन है, इसमें किया गया है। अगर हम रस रत्नाकर की बात करें तो रचनाकार है इसके सुरती मिश्र। प्रकाशन वर्ष है 1711 ईस्वी। विषय इसमें है रस विवेचन व नायिका भेद विवेचन किया गया है। और देखें, अगर हम ब्रज विलास की बात करें, ये जो रचना है ये ब्रजवासी द्वारा लिखा गया है और इसका जो वर्णन है, प्रकाशन वर्ष जो है संवत 1827 माना गया है। इसका जो वर्णन विषय है वह है सूरसागर को आधार बनाकर इसकी रचना की गई है। जो सूरदास की रचना है सूरसागर, उसी ग्रंथ को आधार बना करके इस रचना को इन्होंने किया है। और देखिए, ग्वाल का जो जन्म है 1791 ईस्वी का है और 1868 ईस्वी में इनका निधन हो गया। रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं और इनकी रचनाएं हैं साहित्यानंद, रसिकानंद, कवि दर्पण आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगर हम सुरती मिश्र की बात करें तो रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। देखिए, रीतिकाल से प्रश्न जो हैं बहुत कम बनते हैं, लेकिन प्रश्न ऐसे बनते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कठिन लगते हैं वह प्रश्न। तो मैं उन्हीं बिंदुओं को लेकर आया हूँ जो कि प्रश्न बनने की संभावना जिनसे सबसे ज़्यादा अधिक है। देखिए, सुरती मिश्र रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगर हम अन्य ग्रंथों की बात करें तो अलंकार माला, सरस, सभक्ति, विनोद, श्रृंगार सागर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और देखिए, नाटक और रचना काल अगर हम देखें तो भारत दुर्दशा, जो कि भारतेंदु का नाटक है, और भारतेंदु का जो ये नाटक है 1880 ईस्वी का नाटक है। नील देवी 1881 ईस्वी का नाटक है। और देखें, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी का नाटक है। सती प्रताप भी 1883 का नाटक है। तो ये जो चारों नाटक हैं भारतेंदु के, सारे नाटक पूछे जाते हैं, तो ये हमें इनके जो डेट वाइज जो भी है तिथि, ये याद होनी चाहिए। और देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं नाटक और नाटक के प्रकार के बारे में। तो यह भी मिलान के लिए प्रश्न आता है कि जो भारत दुर्दशा है वो किस प्रकार का नाटक है। तो ये रासक नाटक है, इसमें रासक की बात की गई है।
नील देवी जो है गीति रूपक नाटक है। और देखिए अंधेर नगरी जो है प्रहसन है, मतलब हंसी हंसी में सारी बातें कही गई है। सती प्रताप जो है पौराणिक नाटक है, मतलब पौराणिक ग्रंथों को आधार बना करके इस नाटक की रचना की गई है। वहीं देखिए भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा का जो वर्णन्य विषय है वह यह है कि भारत की तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है। प्रतीकों के अर्थ के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से इसका चित्रण किया गया है और भारत की बेबसी के कारण को बताने की कोशिश की गई है। वहीं अगर हम नील देवी देखें, जो कि इन्हीं की रचना है भारतेंदु की, तो इसका वर्णन्य विषय है मुगल कालीन शासन की पृष्ठभूमि में नारी जाति की वीरता और ओजस्विता का वर्णन किया गया है। तो नील देवी में इन्होंने नारी जाति को आधार बना करके उनके स्त्रीत्व को उभारा है, जिसमें उनकी वीरता को दिखाने की कोशिश की है। अंधेर नगरी। अंधेर नगरी जिसका वर्णन्य विषय है तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियाँ, मूर्खताओं और उससे उत्पन्न परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। और देखिए इसमें बात क्या की गई है कि अगर हम इसका वर्णन्य विषय देखें तो सावित्री सत्यवान के महत्वपूर्ण जीवन पर आधारित नाटक है। और देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर हम बात करें तो खड़ी बोली में हिंदी नाटक लिखने का श्रेय जो है इन्हीं को दिया जाता है। मतलब शुरुआत जो है नाटकों की, जैसा कि आपको पता है कि भारतेंदु को हिंदू साहित्य का पितामह माना जाता है और इन्हीं के काल में नवजागरण भी हमें देखने को मिलता है। तो भारतेंदु के समय ही गद्य विधा जो है अस्तित्व में आई और इस समय जो विधाएं आई उनमें नाटक सबसे पहले आया और नाटक जो है प्रवर्तक, भारतेंदु को ही नाटक का प्रवर्तक भी माना जाता है। वैसे देखा जाए तो नाटक के प्रवर्तक जो है मुख्य रूप से जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, लेकिन शुरुआती समय में नाटक लिखने का जो आरंभ है या शुरुआत जिन्होंने की हिंदी साहित्य में वह भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। तो खड़ी बोली में हिंदी नाटक लिखने का श्रेय जो है इन्हीं को दिया जाता है। और देखिए इनके महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य नाटक इनके जो है वैदिकी हिंसा न भवती 1873 ईस्वी का नाटक है, प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी की नाटक है, चंद्रावली 1876 ईस्वी की नाटक है। और देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। देखिए जब भी दलित विमर्श में बात की जाती है तो भीमराव अंबेडकर जो हैं एक बहुत ही ज़्यादा बहुचर्चित नाम है, जिन्होंने भारतीय संविधान भी लिखा और इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। देखिए इनका जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने 30 से भी ज़्यादा मतलब डिग्रियाँ इन्होंने प्राप्त कर रखी थी। मतलब सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति थे भारत में और वकील थे। और देखिए क्या है इनका जो निधन है इसमें नहीं दे रखा है, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को इनका निधन हो गया, बौद्ध धर्म अपनाने के उपरांत 1 साल बाद। देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने मृत्यु से पहले जो था उनका धर्म वह बदल लिया था, हिंदू से वह बौद्ध हो गए थे। और मतलब उन्होंने समाज में बहुत ही ज़्यादा जो बदहाली सही थी जाति प्रथा के नाम पे, उन सभी चीज़ों को उन्होंने त्यागने की कोशिश की और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये पूछा जाता है बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में। तो ये जो कुछ पॉइंट है ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया। इनका जो जन्म है महू में हुआ था मध्य प्रदेश में और निधन जो है दिल्ली में हुआ है। और देखिए अगर हम इनकी प्रमुख रचनाएँ देखें तो है विच वे टू इमेंसिपेशन, मई 1936 ईस्वी की रचना है। रानाडे गांधी एंड जिन्नाज 1943 ईस्वी की रचना है। मिस्टर गांधी एंड द इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स, तो इनकी रचना 1945 ईस्वी की रचना है। और देखें हु वर द शूद्रास जो है अक्टूबर 1946 ईस्वी की रचना है। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो है 1957 ईस्वी की रचना है। तो ये जो रचनाएं हैं इनका वर्ष शायद ही पूछा जाए, लेकिन ये रचनाएं जो हैं सारी अंबेडकर की रचनाएं हैं, तो ये पूछी जा सकती है, इसलिए हमने इनको देखा। नंद दुलारे वाजपेयी एकमात्र ऐसे आलोचक हैं जो कि मार्क्सवाद को आधार बना करके इन्होंने कोई भी आलोचना नहीं लिखी है। ये मार्क्सवादी आलोचक नहीं है।
इनका जो जन्म है 1906 में हुआ, मृत्यु 1967 में। आलोचनात्मक अगर ग्रंथ देखें तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी की रचना है। जयशंकर प्रसाद 1940 ईस्वी की रचना है। आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी की रचना है। नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी की रचना है। रस सिद्धांत 1977 ईस्वी की रचना है। और ये सारी रचनाएं जो है नंदुलारे वाजपेयी की हैं। तो ये पूछा जाता है नंदुलारी वाजपेयी के बारे में कि ऐसा कौन सा आलोचक है जिन्होंने मार्क्स के बारे में नहीं लिखा है। तो नंदुलारे वाजपेयी ने मार्क्सवाद को आधार बना करके कोई भी आलोचना नहीं की है। और देखिए रामविलास शर्मा का जो जन्म है 1912 में हुआ और 2000 ईस्वी में इनका निधन हो गया। मुख्य रचनाएं अगर हम इनका देखें तो प्रेमचंद 1941 ईस्वी की रचना है। भारतेंदु युग 1943 ईस्वी की रचना है। निराला 1946 ईस्वी की रचना है। प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953 ईस्वी की रचना है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 ईस्वी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी की इनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती है। ये जितने भी बिंदु मैं आपको दिखा रहा हूँ तथ्य, ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इनसे जरूर ही अगर आप एक वीडियो देखते हो तो इनमें से आपको कुछ भी नहीं तो 5 या 6 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से ही आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिल जाएगा। तो आप चीज़ों को ध्यान से देखिए और उन तथ्यों को याद करने की कोशिश कीजिए जो आपको याद नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आजकल हमारा फैक्चुअल हो गया है और उसमें जो ऑप्शन दिए जाते हैं 4 ऑप्शन रहते हैं। तो अगर हमें तथ्य देखे रहेंगे और याद रहेंगे तो हम प्रश्न को अच्छे से हल कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट देखिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। अगर हम नामवर सिंह की बात करें तो नामवर सिंह जो है इनका जो जन्म है 1926 में हुआ और 2019 में इनका निधन हो गया। आलोचनात्मक ग्रंथ अगर इनके हम देखें तो छायावाद 1955 ईस्वी की इनकी रचना है। इतिहास और आलोचना 1957 ईस्वी की रचना है। कहानी नई कहानी 1965 ईस्वी की रचना है। कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी की रचना है। दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी की रचना है। देखिए चीज़ों को याद करके ही हमारा जो है सिलेक्शन हो पाएगा, इसलिए आप चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए और ये जितने भी तथ्य हैं इनको हो सके तो आप याद करके लिखने की भी कोशिश कीजिए, जिससे ये जो है आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। और आपको पता ही है कि अब जो एग्ज़ाम है पेन पेपर मोड हो चुका है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए शिवदान सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है 1918 में हुआ, 2000 ईस्वी में इनका निधन हुआ। रचनाएं अगर हम इनकी देखें हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 ईस्वी की रचना है। साहित्य की समस्याएं 1958 ईस्वी की रचना है। तो ये सारी शिवदान सिंह चौहान की रचनाएं हैं। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या टोटल जो है इन्होंने 17 नाटक लिखे, जिनमें से ट्रांसलेटेड और इनके खुद के जो थे टोटल दोनों को मिला करके 17 नाटक हैं। और भारतेंदु को ही हिंदी साहित्य में नाटक विधा का प्रवर्तक माना जाता है। मतलब शुरुआत जो है भारतेंदु युग से ही हुई और भारतेंदु ने ही शुरुआती समय में नाटक लिखना प्रारंभ किया, वह भी गद्य में। तो भारतेंदु को ही इसका प्रवर्तक माना जाता है। अंधेर नगरी, भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा की रचना देश वस्त सतलता के उद्देश्य से की है। मतलब देश से जो प्रेम है उस कारण इन्होंने ये सारी रचना की हैं। और देखिए भारतेंदु के जो मौलिक नाटक हैं वह ये है। विशस्य विश्वमोषधम 1876 ईस्वी की रचना है और भाण विधा है। इस नाटक का जो विधा है, भाण एक पात्रीय नाटक है। मतलब जो भाण होता है उसमें केवल एक ही पात्र होता है और बातों को बताने की कोशिश की जाती है। और प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी का नाटक है। 4 अंकों का नाटक है और नाटिका विधा का नाटक है। चंद्रावली 1876 ईस्वी का नाटक है और नाटिका विधा इस नाटक का। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी का नाटक है और रूपक मतलब इसका जो प्रयोग है रूपक, नाट्य रूपक यह नाटक है। नील देवी 1881 ईस्वी का है। गीति रूपक है और अंधेर नगरी 1881 का प्रहसन है। तो ये सारे नाटक के प्रकार हैं, प्रहसन, गीति रूपक, रूपक। तो ये नाटकों में भी जो प्रकार होते हैं ये इस प्रकार से नाटकों को पूछे जाने की पूरी संभावना है और बनती भी है, पूछे भी जाते हैं।
इसलिए आप सारे इन तथ्यों को देख लीजिए जिससे आप इन सभी प्रश्नों को सही से कर सकें। अगर हम देखें अंधेर नगरी जो है प्रहसन है। सती प्रताप यह नाटक अधूरा रहा जिसे राधा कृष्णदास ने पूरा किया। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि मतलब सती प्रताप या भारतेंदु का ऐसा कौन सा नाटक है जिसको राधा कृष्णदास ने पूरा किया। तो ये सती प्रताप जो उनका नाटक है 1883 में उनका नाटक पूरा हुआ और पौराणिक नाटक हमें देखने को मिलता है। और देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये काव्य पंक्तियाँ भगवती चरण वर्मा की। ये पूछी जाती है कि ये जो काव्य पंक्तियाँ किसकी है, तो भगवती चरण वर्मा की है। ये काव्य पंक्तियाँ हम दीवानों की क्या हस्ती काव्यता से अवतरित है। और देखिए, भगवती चरण वर्मा के अगर हम बारे में देखें तो इनका जो जन्म है 1903 में हुआ, मृत्यु 1981 में। काव्य संग्रह इनका है मधुकण 1932 का है, प्रेम संगीत 1937 का है, मानव 1940, रंगों से मोह 1962 ईस्वी इनकी प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती है। और देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये देखिए बालकृष्ण शर्मा नवीन जो कि भारतेंदु के बाद के बहुत ही ज़्यादा प्रमुख कवियों में से एक हैं, रचनाकार में से एक हैं, और इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है कई बार आया है। तो इनका जो जन्म है 1897 में हुआ, 1960 में इनका निधन हो गया। काव्य संग्रह अगर हम इनका देखें तो कुकुम 1936 ईस्वी, रश्मि रेखा 1951 ईस्वी, उर्मिला 1957 ईस्वी आदि। देखिए, उर्मिला जो रचना है जयशंकर प्रसाद की भी है, उर्मिला रचना इनकी भी है। ये उर्मिला रचना जो है जो छायावाद के एक और प्रमुख स्तंभ है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उर्मिला रचना इनकी भी है। और उर्मिला जो है इनकी रचना भी है बालकृष्ण शर्मा नवीन की, और 1957 इसका समय है। अगर हम माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो इनका जो जन्म है 1889 में हुआ और 1968 में इनका निधन हो गया। 1889 में ही जयशंकर प्रसाद का भी जन्म हुआ, लेकिन उनका निधन जो है 1937 में ही हो गया था। अगर हम बालकृष्ण माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य संग्रह की बात करें तो हिम किरीटनी, ये देखिए, ये जितने भी इनके काव्य आ रहे हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और ये कई बार पूछे गए हैं। हिम किरीटनी 1941 ईस्वी की है, हिम तरंगनी 1948 ईस्वी की है, माता 1951 ईस्वी की। इनकी ये जो तीनों हैं प्रमुख रचनाएं हैं। और देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कवित्री हैं और झांसी की रानी जो कविता है इन्होंने ही लिखी है। जन्म 1904 में हुआ, 1948 में इनका निधन हो गया। काव्य संग्रह इनका मुकुल 1930 ईस्वी का है, त्रिधारा, मुकुल और त्रिधारा इनके काव्य संग्रह हैं। और इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता की कुछ पंक्तियाँ आपने पढ़ी होगी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, हमने सुनी कहानी है बुंदेले अरबोलों के मुँह, तो यही उनकी कविता है। और सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने सबने मन में ठानी थी। तो ये पंक्तियाँ हैं कुछ झांसी की रानी कविता से। माखनलाल चतुर्वेदी की जलियावाली की वेदी कविता की कुछ पंक्तियाँ अगर हम देखें, जाओ 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 प्रभु को पहुँचाओ स्वदेश संदेश, गोली से मारे जाते हैं भारतवासी हे सर्वेश। तो जलियावाला ये जो इनकी रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की, इससे भी प्रश्न जो हैं बनते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हम एक बार कम से कम देख लें ताकि सवाल आ जाए तो हमारा माइंड जो है ब्लिंक कर जाए उस चीज़ को देख के और हम प्रश्न को सही से हल कर सकें। बालकृष्ण शर्मा नवीन की विप्लव गायन कविता की कुछ पंक्तियाँ अगर हम देखें, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल पुथल मच जाए, ये जो है कई बार आया हुआ है विप्लव गायन। तो ये जो पंक्ति है ये भी पूछी जा चुकी है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें और हो सके तो PDF में फिर से पढ़ें। कदली सीप भुजंग सुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी सुगति बैठिए
तैसोई फल दीन। देखिए रहीम की पंक्ति है और इसमें जो रहीम है, रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीति विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत। देखिए ये दोनों जो पंक्तियां हैं रहीम की है और दोनों के अर्थ भी आप देख लीजिए। इन पंक्तियों में रहीम दास के कहते हैं कि मनुष्य जिसकी संगति करता है वैसा ही बन जाता है। जैसी स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है तो अलग अलग संगति के कारण उसका परिणाम भी अलग अलग होता है। अर्थात स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंदें जब केले पर पड़ती है तो कपूर का निर्माण होता है। सीप में गिरने पर वही मोती बन जाती है, परंतु वही बूंदें जब सांप के मुंह में गिरती तो विष बन जाता है। मतलब स्वाति नक्षत्र है और वर्षा के समय ये जो नक्षत्र है रहता है, और जब इस नक्षत्र में बारिश होती है तो एक ही बारिश की जो बूंद है उसके कई रूप हमें देखने को मिलते हैं। तो मतलब रहीम बताना चाहते हैं कि जैसा आप संग करोगे आप वैसा ही बन जाओगे। अगर हम देखें प्रथम दोहे कदली सीप भुजंग सुख स्वाति एक गुण तीन जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन में उदाहरण अलंकार हैं। अगर हम इसको देखें विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत, पंक्ति में विपत्ति कसोटी में रूपक अलंकार है। तो ये जो इनकी दूसरी पंक्ति थी इसमें यह बताने की कोशिश की गई थी कि विपत्ति के समय जो आपका साथ दे या मतलब जो आपके साथ है वही सच्चा मित्र है या वही सच्चा साथी है, वही आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, बाकी सब ऐसे ही हैं। तो इनकी दोनों पंक्तियां जो हैं ये सारे जो हैं आने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इनकी संभावना जो है आने की बहुत ज़्यादा है। हित हरिवंश की रचनाएं देखिए। हित हरिवंश राधा सुधा निधि संस्कृत भाषा में, राधा प्रशस्ति स्फुट पदावली ब्रज भाषा में, हित 84 और ब्रज भाषा में, यह इनकी रचनाएं हैं हित हरिवंश की। और मीराबाई की अगर हम रचनाएं देखें तो बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ। अगर हम जीव गोस्वामी की रचनाएं देखें तो कृष्णाचर्या दीपिका, गोपाल विरुदावली, श्री माधव महोत्सव, श्री संकल्प कल्पवृक्ष और भारवार्थ चंपू रसामृत शेष। तो ये सारी की सारी जो हैं महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप इनको याद करने की कोशिश कीजिए। हिंदी शब्द सागर, यह रचना रामचंद्र शुक्ल की रचना है। देखिए जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, सबसे पहले हिंदी शब्द सागर में ही रामचंद्र शुक्ल ने उसकी भूमिका लिखी थी हिंदी साहित्य के इतिहास को। और ये प्रश्न जो है पूछा जाता है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में इसको देखने को मिलता है। और ये जो रचनाएं हैं रामचंद्र शुक्ल की है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका। 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रमुख है, जिसका हिंदी पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में प्रमुख स्थान है। तो ये सारी महत्वपूर्ण तथ्य हैं रामचंद्र शुक्ल से संबंधित। तो ये सारे आज जितने भी मैं महत्वपूर्ण तथ्य लाया और ये जितने भी पॉइंट्स आज वाले वीडियो में हैं, ये सारे के सारे आपको तथ्यों के साथ याद होने चाहिए, जिससे आप प्रश्न को देखते ही सॉल्व करने की जो आपके अंदर कैपेसिटी है वह बिल्ड हो जाए और उसी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य के साथ आप मतलब हिंदी साहित्य को समझ के साथ अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत सारे प्रश्न तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं उसे तो आपको याद ही करना पड़ेगा, उसे रटना ही पड़ेगा। तो फैक्चुअल चीज़ों को रटने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। और इस बार जो जून 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है, कई बदलावों के साथ होने वाला है, तो उन सभी बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और आप प्रैक्टिस सेट के साथ साथ इन लेक्चर्स वीडियोस को देखते चलिए। आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं, मेरा वादा है कि आप इन वीडियोस के माध्यम से ही आप अपने प्रश्न पत्र मतलब जो भी आपका जून में एग्ज़ाम होने वाला है, आपके 80 सवाल जो हैं यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। पेपर 1 के लिए भी आप कहीं से तैयारी कर सकते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो आपको अच्छा पढ़ाते हैं, और आप जो है नई चीज़ों को देखते रहिए, समझते रहिए। और इसकी जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और पेपर 1 और पेपर 2 को बराबर समय दीजिए,
क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, जून में एग्ज़ाम होने वाला है और जो मई का महीना चल रहा है तो केवल आपके पास 40 या 50 दिन 40 दिन रह गए हैं। तो इनका सदुपयोग कीजिए और अपनी तैयारी में जुड़े रहिए। धन्यवाद। और फिर मिलते हैं अगली सीरीज़ के साथ और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, वहाँ देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।